हाँ हो चलो। हेलो बच्चों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी विद्यार्थियों का। वॉइस आ रही है आपके पास? क्लियर करें, जो भी विद्यार्थी आ गए हैं तो वो क्लियर करें कि वॉइस आ रही है। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए, क्लास प्रारंभ होने जा रही है। आज विद्यार्थियों हमें भूगोल की तीसरी क्लास हमें पढ़नी है। आज विद्यार्थी जो हमें पढ़ना है वो क्या होगा? भूगोल की तीसरी क्लास होगी। भूगोल की क्या होगी बच्चों? तीसरी क्लास होगी। और आज हम तीसरा जो चैप्टर है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर का हम लोग बच्चों अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें विद्यार्थियों हमने कुछ प्रश्न देखे थे। जैसे अंतिम प्रश्न हमने ये देखा था कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। हमने अंतिम प्रश्न ये देखा था बच्चों, ध्यान से देखना। जो प्रश्न हमने अंतिम 8वां वाला जो प्रश्न देखा था वो उसे हमने ये कहा था कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। प्रश्न ये पढ़ाया था हमने आपको कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। संभावी संसाधन किसे कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संभावी का मतलब होता है कि जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से यह बहुत ही उपयोगी होगी। भविष्य के दृष्टिकोण से उनके उपयोग होने की दृष्टि बढ़ जाएगी। भविष्य के दृष्टिकोण से उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संभावी संसाधन कहते हैं। तो संभावी संसाधन का मतलब यह है कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हो लेकिन भविष्य में उनका क्या होगा? उपयोग होगा। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संभावी संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संभावी संसाधन कहते हैं। तो इतनी बात याद रखना कि संभावी संसाधन किसे कह रहे हैं। संभावी संसाधन का मतलब ये हुआ कि जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य के दृष्टिकोण से उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, वो क्या कहलाते बच्चों? संभावी संसाधन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते बच्चों? संभावी संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका था। अब उसके आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हमें देखना है। और आगे वाले मैंने एक प्रश्न आपको ये भी करवाया था कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। क्या करवाया था बच्चों? कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये है बच्चों कि एक ऐसा विकास जो भविष्य को दृष्टिकोण में, जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाए, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए, संसाधनों के दोहन को ध्यान में रखकर किया जाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जब विकास किया जाता है वो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो बच्चों मैंने ये प्रश्न आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बागर और खादर में अंतर। एक प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका आ भी सकता है कि बागर और खादर में क्या बताइए? अंतर बताइए। क्या आएगा बच्चों? प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनना। ये जो प्रश्न होगा ये 9वां प्रश्न होगा कि बागर और खादर में अंतर बताइए। प्रश्न क्या है बच्चों? बागर और खादर में अंतर बताओ। बागर और खादर में क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। ये क्या होगा? ये हमारा एक प्रश्न होगा। बागर और खादर में क्या बताना है बच्चों? आपको अंतर बताना है। अब बात को समझो। शब्द हमारे पास क्या है? हमारे पास एक शब्द है बागर और एक शब्द है खादर। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बागर होता क्या है और खादर क्या होता है। बागर और खादर एक प्रकार की क्या है? मृदा है। और यह जो मृदा है, बागर और खादर जो मृदा है, यह किसका रूप होती है? जलोढ़ मृदा का रूप होती है। तो हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहला होगा बागर, दूसरा क्या होगा? खादर। बच्चों खादर। एक पहला हो जाएगा बागर और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों? खादर। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बागर और खादर। और इसी का अंतर आज समझने जा रहे हैं कि बागर और खादर में आपको अंतर बताना है। बागर क्या होता है, खादर क्या होता है। बात को समझो, कुछ बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को आप समझो। पहले हमने क्या कहा कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को आप समझो। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो होता है, जब पानी द्वारा लाए गए अवसादों को या नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को मैदानों में छोड़ दिया जाता है,
उससे जो मृदा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनना कि जब किसी नदी में बाढ़ आ जाए, जब किसी नदी में, ये जैसे मान के चलो ये क्या है, एक नदी बह रही है, ये क्या बह रही है, नदी बह रही है। एक बच्चों ये क्या बह रही है, ये नदी बह रही है। ये क्या बह रही है, नदी बह रही। और इस नदी में क्या है, अवसाद भी है। इस नदी में क्या है, अवसाद भी है। अवसाद, अवसाद का मतलब होता है कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, चीका, ये क्या कहलाते हैं, अवसाद। और ये अवसाद क्या होंगे, नदी के बाहर बाढ़ के दौरान यह अवसाद नदी से बाहर छोड़ दिए जाते हैं, नदी से बाहर छोड़ दिए जाते हैं, क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। लेकिन जिस स्थान पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो, वहां पर जो मृदा बनेगी, ध्यान से समझो, यह जलोढ़ मृदा बनेगी जिस स्थान पर प्रतिवर्ष क्या आती हो, जलोढ़ मृदा आती हो। मैंने कहा कि जलोढ़ के दो रूप होंगे, जलोढ़ के बच्चों दो रूप होंगे, एक होगी बांगर और दूसरी होगी कौन सी, खादर। एक होगी बच्चों बांगर और एक होगी खादर। बांगर का मतलब है कि एक बार बाढ़ आई और जो मृदा बनी वह कौन सी है, बांगर है। मतलब ये समझो कि बाढ़ केवल एक ही बार आई हो। बाढ़ जब एक बार आती है और जो मृदा बनती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बांगर मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर मृदा कहते हैं। लेकिन जिस स्थान पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस स्थान पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस स्थान पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, वहां पर जो मृदा बनती है वो क्या कहलाती है, वो खादर कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है बच्चों, खादर कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों, खादर कहलाती है। ध्यान से सुनो, जिस स्थान पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वहां पर जो मृदा बनती है वो क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। वो बच्चों क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। कि बाढ़ एक बार आई तो वहां पर बांगर मृदा बनेगी, लौटकर बाढ़ नहीं आई, मतलब जो बाढ़ आई और बाढ़ के दौरान जो मृदा छोड़ दी गई है, तो ऐसी मृदा कौन सी कहलाती है, बांगर कहलाती है। लेकिन जिस स्थान पर बाढ़ आई और फिर बाढ़ नहीं आई, जिस स्थान पर बाढ़ आई और प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है, हर वर्ष नई मिट्टी बन रही है, नई मृदा छोड़ के जा रही है, तो वो मृदा क्या कहलाएगी बच्चों, वो मृदा कहलाएगी खादर। वो मृदा क्या कहलाएगी बच्चों, वो मृदा, ऐसी मृदा क्या कहलाती है, खादर मृदा कहलाती है। ऐसी मृदा क्या कहलाती है बच्चों, खादर मृदा कहलाती है। क्लियर हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि बांगर और खादर मृदा में अंतर क्या है। तो बांगर और खादर मृदा में अंतर केवल यही है बच्चों कि बांगर में केवल बाढ़ एक बार आती है और जो मृदा छोड़ दी जाती है वो बांगर कहलाती है। लेकिन खादर में हर साल प्रतिवर्ष क्या आती है, बाढ़ आती है और वहां पे जो मृदा छोड़ दी जाती है वो क्या कहलाती है बच्चों, खादर कहलाती है। वो क्या कहलाती है बच्चों, वो खादर कहलाती है। बताओ, इतना क्लियर है। अब जो हमें यहाँ पे प्रश्न देखना है, वो कौन सा है बच्चों, वो होगा हमारा कि बांगर और खादर में अंतर बताओ। तो पहले तो मैंने आपको बेसिक इसलिए बता दिया, मैंने बच्चों इसलिए बता दिया कि ताकि आपको ये क्लियर है कि बांगर और खादर क्या है। ठीक है, तो बांगर और खादर एक प्रकार की मिट्टी होती है और यह मिट्टी किसकी होती है, जलोढ़ मृदा की क्या होती है, प्रकार होती है। राजवीर, राज आपको आवाज आ रही है क्या क्लास में, ये बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या ना कोई विद्यार्थी नहीं जुड़ा था अभी तक, चलो कमेंट करके बताओ कि वॉइस आ रही है। ये इतना जल्दी कमेंट का जवाब दे दो। चलो अब हम एक तरफ से लिखते हैं, हम एक तरफ लिखेंगे बांगर और दूसरी तरफ लिखेंगे खादर। हम एक तरफ लिखेंगे बांगर क्योंकि हमें अंतर देखना है, तो एक तरफ हम लिखेंगे बांगर और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे बच्चों, खादर। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, खादर। इसमें हमें क्या बताना है, अंतर बताना है। हमें बांगर और खादर मृदा में क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है।
तो पहला, अब देखो बांगर को हम ये भी बोल सकते हैं, बांगर को हम बोलेंगे पुरानी जलोढ़क, पुरानी जलोढ़क मृदा। क्या बोलेंगे हम बांगर को? पुरानी जलोढ़क मृदा। मतलब क्या है? पुरानी जलोढ़क मृदा क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। खादर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? खादर को बोलेंगे नई जलोढ़क मृदा, नई जलोढ़क मृदा। नई जलोढ़क मृदा क्या कहलाती है बच्चों? खादर कहलाती है। नई जलोढ़क मृदा क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। अब देखो जलोढ़क के ही मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब है कि जहां पर बाढ़ एक बार आती है और फिर बाढ़ नहीं आती है, वहां पे अवसाद छोड़ दिए जाते हैं, वो पुरानी जलोढ़क कहलाएगी। और जहां पर बाढ़ हर साल आती है, जहां पर बाढ़ हर साल आती है, पितिवैस अवसाद छोड़े दिए जाते हैं, वो कौन सी मृदा कहलाती है? वो खादर मृदा कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है? खादर मृदा। तो यहां पे पहला पॉइंट बनेगा बच्चों, पहला पॉइंट बनेगा कि पुरानी जलोढ़क मिट्टी को, पुरानी जलोढ़क मृदा को, पुरानी जलोढ़क मृदा को क्या कहती है? बांगर कहती है, बांगर कहती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पे, पहला पॉइंट यहां पे क्या बनेगा कि नई जलोढ़क मृदा को, नई जलोढ़क मृदा को खादर कहती है। नई जलोढ़क मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? खादर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़क मृदा का मतलब है कि जहां पर एक बार बाढ़ आती है फिर बाढ़ नहीं आती है, ऐसी मृदा जो बनती है वो पुरानी जलोढ़क कहलाती है। और जहां पर बाढ़ पितिवैस आती है, जहां पर बाढ़ बच्चों पितिवैस आती है और हर साल नई मृदा छोड़ के जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें मिट्टी के कण महीन नहीं होते हैं। इसमें मिट्टी के कण महीन नहीं होते हैं। इसमें मिट्टी के कण महीन नहीं होते हैं। और यहां पे लिखेंगे बच्चों दूसरा पॉइंट, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। इसमें मिट्टी के कण क्या होते हैं बच्चों? महीन होते हैं। इसमें मिट्टी के कण महीन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? मिट्टी के कण क्या होते हैं? महीन होते हैं, महीन होते हैं। अब आप सोच के बताओ, मैंने कहा कि बागर का मतलब है कि पुरानी जलोढ़क मृदा। बागर का मतलब क्या है बच्चों? पुरानी जलोढ़क मृदा। और खादर का मतलब क्या है? नई जलोढ़क मृदा। नई जलोढ़क मृदा जो होगी, नई जलोढ़क मृदा होगी, वो प्रतिवैस आती है और नए नए खनिज तत्वों को लेकर आती है, नए नए खनिज तत्वों को लेकर आती है। तो इसका मतलब कि जो खादर होगी बच्चों वो ज्यादा उपजाऊ होगी और बागर क्या होगी? इसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होगी। क्या होगी बच्चों? कम उपजाऊ होगी। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी या यह मृदा खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यह मृदा खादर की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? कम उपजाऊ होती है। लेकिन यहां पे तीसरा पॉइंट बनेगा कि यह मृदा बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा बांगर की अपेक्षा क्या होती है बच्चों? अधिक उपजाऊ होती है। यह क्या होती है बच्चों? कम उपजाऊ होती है। यह क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि इसमें बाढ़ का प्रभाव, भाई बाढ़ एक बार आई ना, तो यहां पर एक पॉइंट आ जाएगा कि इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यहां पे चौथा पॉइंट होगा कि इसमें बाढ़ का प्रभाव होता है।
इसमें बाढ़ का प्रभाव होता है बच्चों, और इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। इसमें बाढ़ का प्रभाव होता है और इसमें क्या नहीं होता बच्चों, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। अब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया कि बांगर और खादर में अंतर बताओ। क्या हो गया बच्चों, बांगर और खादर में अंतर बताओ। फिर से ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक बार फिर से पहले समझा दे रहा हूं। आपसे पूछेगा कि जलोढ़ मृदा, आपसे ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जो मृदा बनती है, नदियों द्वारा क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, नदियों द्वारा या नदियों की बाढ़ द्वारा छोड़े गए नदियों की बाढ़ द्वारा छोड़े गए अवसादों से जो मृदा निर्मित होती है क्या कहलाती है बच्चों, जलोढ़क मृदा कहलाती है। ये जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, जलोढ़ मृदा कहलाती है। ये पहला पॉइंट है। मैंने आपको क्या कहा कि नदियों की बाढ़ द्वारा छोड़े गए अवसादों से जो मृदा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बच्चों, जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, एक कौन सी होती है, बांगर होती है, और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, खादर होती है। दूसरी कौन सी होती है, खादर। एक बांगर होती है और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, खादर होती है। ध्यान से सुनो, बांगर का मतलब है कि एक बार बाढ़ आई। बाढ़ कितनी बार आती है, ध्यान से सुनो, बाढ़ एक बार आती है, एक बार आती है। और एक बार बाढ़ आई और जो मृदा छोड़ के गई, जो मृदा छोड़ी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बांगर मृदा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बांगर मृदा कहते हैं। बाढ़ एक बार आई और जो मृदा छोड़ के गई तो उस मृदा को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस मृदा को हम कहेंगे बांगर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, बांगर कहेंगे। लेकिन जो बाढ़ आई उसने एक साल मिट्टी छोड़ी, फिर दूसरे साल में मृदा छोड़ी, फिर तीसरी साल वो प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष नई मृदा छोड़ के जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है मतलब जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वह जलोढ़क, वह कौन सी मृदा कहलाती है, वह खादर मृदा कहलाती है। खादर मृदा कहलाती है। वह क्या कहलाती है बच्चों, खादर मृदा कहलाती है। जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वह खादर मृदा कहलाती है। लेकिन बाढ़ जिन क्षेत्रों में एक बार आई और मृदा छोड़ के गई तो वहां पर जो मृदा बनेगी वो क्या कहेगी, वो बनेगी बांगर। और इसी बांगर और खादर में यहां पे अंतर दिया गया। पहला अंतर क्या दिया गया, पहला अंतर यह दिया गया कि पुरानी जलोढ़क मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। आप शब्द कैसे याद रखोगे पुराना, भाई आप बताओ। खाद का मतलब क्या होता है, आपने खेतों का खाद देखा होगा, और खाद में ये देखा होगा कि जब किसी पौधे में हम खाद डाल देते हैं तो पौधा नया बन जाता है। जब किसी पौधे में खाद डाला जाता है तो पौधा क्या बन जाता है, नया बन जाता है। तो खाद क्या कर रहा है, खाद नया बनाने का काम कर रहा है। और ये नया बनाने का जो तत्व होगा वो किसमें होगा, खादर में होगा। खादर मतलब खाद क्या बनाएगा, ये नया बनाने का काम करेगा। तो ये नई जलोढ़क मृदा को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पॉइंट हमने क्या लिखा, नई जलोढ़क मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। जबकि पुरानी जलोढ़क मृदा को क्या कहते हैं बच्चों, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़क मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अभी जाओ। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें मिट्टी की कड़ महीन नहीं होती है। क्यों नहीं होती मिट्टी की कड़, क्योंकि एक बार बाढ़ आती है और फिर बाढ़ नहीं आती है, तो मिट्टी के कड़ इसमें महीन नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसलिए प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो यहाँ पे मिट्टी के कड़ जो होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, महीन होते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो इसमें मिट्टी के जो कड़ होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, महीन होते हैं। वो कैसे होते हैं, महीन होते हैं। यह मृदा खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। अगला तीसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा कि यह मृदा जो है, यह मृदा खादर की अपेक्षा क्या है, कम उपजाऊ है। जो ये मृदा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार बाढ़ आई और लौट के बाढ़ नहीं आए तो उसके जो पोषक तत्व होंगे वो उपयोग कर लिए जाएंगे, और फिर बाढ़ नहीं आती है तो यह मृदा खादर की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया ना बच्चों। मैंने आपको क्या कहा कि जो बांगर होती है वो
एक बार बाढ़ के आने से बनती है, और एक बार बाढ़ के आने से बनती है तो उसके जो खनिज तत्व होंगे या जो उसके पोषक तत्व होंगे वो एक बार में ही उपयोग कर लिए जाएंगे। अब प्रतिवर्ष वहां पर बाढ़ नहीं आती है, इसलिए यह मृदा क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में, समझो आप बात को, जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आने की वजह से नए नए पोषक तत्व मिलते रहते हैं मृदा को, तो वहां पर जो मिट्टी बनेगी वो कैसी होगी, वो जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, खादर होगी, और उसकी जो उपजाऊपन क्षमता होगी वो भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या कहा जा रहा है, यह मृदा बागर की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा बागर की अपेक्षा क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता। मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूं कि बागर में क्या नहीं होता है, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बागर में क्या नहीं होता बच्चों, बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन खादर में क्या होता है, बाढ़ का प्रभाव होता है, क्योंकि खादर का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, वो खादर की, वो जब बाढ़ की वजह से ही होता है। झलक, थोड़ा पानी लाना बोतल में या गिलास में लेते आओ। तो ये क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें बाढ़ का प्रभाव होता है, इसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। बस ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। प्रश्न इतना पूछा जाएगा आपसे कि बागर और खादर क्या है, बागर और खादर मृदा में आप अंतर बताओ, तो इतना आप लिख के आ जाना, इतना बच्चों आप लिख के आ जाना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, लास्ट समझ में आ जाएगा, ये बताओ जल्दी से, ये प्रश्न समझ में आ जाएगा आपको। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमने ये शायद 9वां प्रश्न किया था, ये 9वां प्रश्न था हमारा कि बागर और खादर में अंतर बताओ। तो ये सारी पॉइंट आपको लिख के रखना है। पानी रख दो इसे। चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, वो क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा, 10वां। वो क्वेश्चन कौन सा होगा, 10वां। और 10वां क्वेश्चन ये कहता है कि काली मृदा की विशेषताएं बताओ। काली मृदा की विशेषताएं बताओ। प्रश्न क्या है, काली मृदा की, काली मृदा की विशेषताएं बताओ। विशेषताएं बताओ, काली मृदा की विशेषताएं बताओ। प्रश्न ये है कि काली मृदा की विशेषताएं बताओ। अब काली मृदा की विशेषताएं क्या होंगी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहा जा रहा है। और इसमें लोहे एस्क की मतलब फेरन की मात्रा पाई जाती है। तो यहां पे हम लोग उत्तर लिखेंगे सबसे पहले कि इस मृदा का रंग काला होता है। क्या लिखेंगे उत्तर, हम लिखेंगे इस मिट्टी का रंग काला होता है, अतः इस मिट्टी का, जाओ यहां से, इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इस मृदा को काली मृदा कहा जाता है। इसलिए इस मृदा को काली मृदा कहा जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं, विशेषताएं क्या होंगी। बिट्टू चलो यहाँ से जाओ, कंप्यूटर बंद हो जाएगा बेटा, जाओ जल्दी। हाँ हाँ जाओ, चलो जाओ, चलो गिरा मत देना, वो अच्छे से पकड़ो। विशेषताएं, पहली विशेषता लिखेंगे, इस मृदा को रेगोर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। पहली विशेषता हमारी क्या होगी, इस मृदा को नंबर, इस मृदा को रेगोर मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए, क्योंकि यह कपास की
खेती के लिए उपयोगी होती है, या कपास की खेती के लिए क्या होती है बच्चों, उपयोगी होती है। कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कपास बोया जाता है। इस मृदा को हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा या कपासी मृदा कहते हैं। रेगुर मृदा कहते हैं या कपासी मृदा कहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा, इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है और पोषक तत्व भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। एवं पोषक तत्व भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। एवं पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा पॉइंट में यहां पे लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट, यह मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। यह मृदा कहाँ पाई जाती है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, या भारत के या दक्कन का पठार, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्कन का पठार या दक्कन का पठार काली मृदा से निर्मित है। काली मृदा से क्या है बच्चों, निर्मित है। दक्कन का पठार, देखो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो, और भारत आपको पता है कि तीन ओर जल से घिरा है, इसलिए दक्कन का पठार इसे कहा जा रहा है। तो यह मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, यह दक्कन के पठार, और दक्कन का पठार महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ तक विस्तार है बच्चों, दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका विस्तार है, काली मृदा निर्मित है। चौथा बिंदु हम ये कह सकते हैं कि जब इस मृदा में पानी मिलता है, तो यह फूल जाती है, लेकिन जल के सूख जाने पर, लेकिन पानी के सूख जाने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती है बच्चों, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मृदा को, एक मिनट, इसीलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली
मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसलिए इस मृदा को हम क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इस प्रकार से आप 4 पॉइंट यहाँ पर बता सकते हो कि काली मृदा की विशेषताएं बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि काली मृदा के इस मिट्टी का रंग काला होता है, इसलिए इस मृदा को हम क्या कहते हैं? काली मृदा कहते हैं। पहला पॉइंट ये बताया। अब इसकी विशेषताओं में यदि हम देखें तो इस मृदा को रेगोन मृदा या कपासी मृदा कहते हैं। रेगोन मृदा या कपासी मृदा इसलिए कह रहे क्योंकि यह खेती के लिए उपयुक्त होती है, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास बोया जाता है। क्यों बोया जाता है? कि वहाँ पे जो पठार है, दक्कन का पठार, वहाँ दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा जो मृदा फैली हुई है वो विकसित आपको मिलेगी काली मृदा। और काली मृदा का विकास वहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती कपास की होती है। और फिर कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। इसलिए आप ये भी जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो सस्ते कपड़े मिलते हैं वो आपको अहमदाबाद और महाराष्ट्र के आसपास मिलेंगे। तो इसका यही कारण है कि वहाँ पे कपास की खेती हो रही है, इसलिए वहाँ पे जो कपास से कपड़े बनते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। तो इस मृदा को रेगोन मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा पॉइंट, इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। क्या होती है बच्चों? नमी धारण का मतलब होता है कि आप जितना पानी डालते जाएंगे वो मृदा फूलती जाएगी, जितना पानी डालते जाएंगे वो मृदा फूलती जाएगी। लेकिन जब सूखेगी तो उसके जो कड़ हैं, जो दूर हो गए थे, कड़ ऐसे फूल गए थे, वो कड़ आकर आपस में चिपक जाते हैं और काली मृदा में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, जिसका पॉइंट मैंने पीछे लिखा है, फिर से ध्यान से सुनो। इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। नमी मतलब पानी को धारण करने की क्षमता उच्च होती है एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह गन्ने की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त होती है। तो नमी धारण करने की क्षमता के साथ साथ इसमें क्या है? पोषक तत्व भी अधिक है। और आपने अपने बुंदेलखंड में एक चीज देखी होगी कि जिनकी मृदा काली नहीं होती है, लाल मृदा है, तो लाल मृदा के ऊपर वो तालाब की काली मृदा उठाते हैं और तालाब की काली मृदा उसके ऊपर से डाल देते हैं, तो वह खेत काली मृदा जैसा बन जाता है। वह खेत काली मृदा जैसा बन जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा पोषक तत्वों वाली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सबसे अधिक पोषक तत्वों वाली मृदा कहती है। तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है एवं पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अगला पॉइंट बताया कि यह मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? भारत के प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर जल से घिरा हो। एक ऐसा क्षेत्र बच्चों जो 3 ओर जल से घिरा हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया और आप देखो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे हिंद महासागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और मृदा का जो विस्तार होगा वो काली मृदा का विस्तार ऐसे रहता है। यहाँ पर ये काली मृदा का विस्तार होगा। जो मैंने ये क्षेत्र बना दिया, ये काली मृदा का विस्तार वाला क्षेत्र है। तो यह मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, या दक्कन का पठार महाराष्ट्र कर्नाटक काली मृदा से निर्मित होगा। यह दक्कन का पठार महाराष्ट्र कर्नाटक काली मृदा से क्या होगा बच्चों? निर्मित होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जब इस मृदा में पानी मिलता है तो यह फूल जाती है। जब मृदा में पानी मिलता है तो यह फूल जाती है, लेकिन पानी के सूख जाने पर जो इसके कण होते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसलिए पानी के सूख जाने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इस मृदा को हम क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसलिए बच्चों इस मृदा को हम क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसलिए इस मृदा को क्या कहते हैं बच्चों? स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। बन जाएगा ये प्रश्न आपसे? राज बनेगा ये प्रश्न? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये काली मृदा वाला प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न होगा बच्चों हमारा 11वें नंबर का। अगला प्रश्न होगा हमारा 11वें नंबर का। और 11वें नंबर का प्रश्न ये होगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न आएगा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन के
कोई दो कारण लिखिए। कोई दो कारण लिखिए। प्रश्न ये कह रहा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए। कोई दो कारण लिखिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए। तो मृदा अपरदन का मतलब होता है बच्चों की मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन का मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव। और जहां पर मिट्टी का कटाव होता है वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। अपरदन जो शब्द है, ये अपरदन शब्द का मतलब है बच्चों कटाव। अपरदन शब्द का मतलब क्या है, कटाव। अपरदन शब्द का मतलब क्या है बच्चों, कटाव। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ पढ़ा रहा है क्या? हाँ पढ़ा रहा है ऑनलाइन। बताओ कहाँ तक आ गए। मवई निकला है। कौन? मवई निकला है, मवई। मवई निकला है। सो आ जाओ फिर, हम तो फ़ोन कर दीजिए, मवई आ रहा है। स्टेशन आ जाओ, सो हमें बता दीजिए। ठीक है, आ जाए। हम एक क्वेश्चन और पढ़ा दिया बच्चे ने। ठीक है, ओके। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए, आपको ये बताना है। और मृदा अपरदन, जहां पे शब्द अपरदन है, और अपरदन का मतलब केवल इतना सा होगा बच्चों कि एक कटाव को बताएगा। और कटाव मतलब किसका कटाव, मृदा। मृदा मतलब मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का शब्द अच्छे से याद रख लो, मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया। मिट्टी के कटाव, उत्तर हम लिखेंगे यहां पर, मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया। बहाव मतलब जहां पर मिट्टी बह जाए। मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन कहलाती है। मिट्टी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। मृदा अपरदन कहलाती है। मिट्टी का जो कटाव हो रहा है, मिट्टी कट रही है, आपने देखा वो बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं। आपने चंबल के लेवांश सुने होंगे, जिसे हम बीहड़ बोलते हैं, खड्डर बोलते हैं। तो वो मिट्टी का कटाव हो रहा है। और जब मिट्टी का कटाव मतलब नदी की वजह से, पानी की वजह से जब मिट्टी का कटाव होता है, या मिट्टी का कटाव, देखो मृदा का अपरदन केवल मिट्टी के कटाव से नहीं, नदी से ही नहीं होता है, पानी से नहीं हो रहा, वो वायु से भी मिट्टी का कटाव हो जाता है। जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। और इस मृदा अपरदन के कोई दो कारण हमें बताना है। तो कारण आप ध्यान से सुनना कि इस मृदा अपरदन के कारण क्या होंगे। ध्यान से सुनो, मृदा अपरदन के कारण क्या होंगे। पहला कारण तो ये होगा कि वनों का उन्मूलन। मतलब क्या हो रहा है, वनों की कटाई हमने अत्यधिक की है। वनों का काटा जाना, वनों का काटा जाना। और वनों का काटा जाना मतलब वन, जहां पर जिन क्षेत्रों में वन होते हैं वहां पर वनों की जड़ें क्या होती है, मृदा को पकड़ के रखती है। जिन क्षेत्रों में वन अत्यधिक होते हैं वहां पे वनों की जड़ें क्या होती है, मृदा को पकड़ कर रखती हैं, इसलिए वहां पे मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जैसे आपको सोचो, एक पेड़ ऐसे लगा है, एक पेड़ बच्चों, एक पेड़ ऐसे लगा है, एक पेड़ ऐसे मैंने बना दिया कि ये पेड़ एक प्रकार का पेड़ लगा है यहाँ, और इसकी जड़ें नीचे हैं। और जितनी दूर तक इसकी जड़ें होंगी तो इतनी स्तर में मिट्टी का कटाव नहीं होगा। कैसा भी पानी आए, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। आपने देखा भी होगा अपने खेतों में कि मिट्टी, वनों की वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो पहला कारण ये होगा कि मृदा अपरदन इसलिए हो रहा है बच्चों, मृदा अपरदन इसलिए हो रहा है क्योंकि मिट्टी का कटाव हो रहा है, क्योंकि वनों का कटाव हो रहा है। और वनों के कटाव की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, मृदा अपरदन हो रहा है। वनों के कटाव की वजह से मृदा अपरदन हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा पॉइंट ये होगा कि अति पशुचारण। आप जब अति पशुचारण, और अति पशुचारण से क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, छोटे 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 पौधों को जड़ों सहित पशु खा लेते हैं। जड़ों सहित पशु खा जाते हैं। और जड़ों सहित पशु खा जाएंगे तो वहां पे मिट्टी का क्या होगा, कटाव होगा। अब वहां पे धूल उड़ने लगेगी, क्योंकि जड़ जो थी, जो पौधों की जड़ें थी, छोटे छोटे पौधे थे, जो घास थी, जिसे हम पौधे ना बोल के हम घास भी अच्छा शब्द बोल सकते हैं, घास, उस घास को खा गए तो अब वहां पे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा।
वहां पे क्या होगा बच्चों, मिट्टी का कटाव। तो पहला कारण मैंने आपको बताया कि वनों का काटा जाना, वनों के काटे जाने से मृदा क्या हो जाती है, मृदा ढीली हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, मृदा ढीली हो जाती है, मृदा ढीली हो जाती है। और ढीली हो जाती है मतलब वो फ्री हो जाएगी और वहां से पानी गुजरेगा, वो मिट्टी को काट के ले जाएगा। लेकिन अति पशुचारण में जो छोटे छोटे घास होती है, घास क्या होती है, घास भी मृदा को पकड़ के रखती है। लेकिन घास से यदि घास पशु जो होते हैं वो पशु मुंह से नीचे को घास को खाते हैं तो वो जड़ों सहित खा जाते हैं, और जड़ों सहित खा जाएंगे तो वहां पे जड़ भी नहीं बचेगी। इसका मतलब फिर से वहां पे क्या होगा बच्चों, मिट्टी का कटाव होगा। फिर से क्या होगा बच्चों, वहां पर मिट्टी का कटाव होगा। अगला है कि भूमि का दुरुपयोग। आज लगातार आप देख रहे हैं कि भूमि का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चों, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, भूमि का दुरुपयोग। क्या हो जाएगा बच्चों, भूमि का दुरुपयोग। भूमि का दुरुपयोग, और भूमि का दुरुपयोग का मतलब होगा कि कृषि पद्धति ठीक से नहीं है भाई। भूमि का दुरुपयोग में कृषि पद्धति ठीक नहीं है। कृषि पद्धति क्या नहीं है बच्चों, ठीक नहीं है। कृषि पद्धति क्या नहीं है बच्चों, ठीक नहीं है। और कृषि पद्धति ठीक नहीं है, इसका मतलब कि भूमि का क्या हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो आप बोलो तो रुक जाओ, 2 मिनट आ रहा है। भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। पहाड़ों पर भी खेती करें, अब पहाड़ों पर ढलानों पर खेती करेंगे तो वहां से मिट्टी बह के नीचे आएगी। इसका मतलब क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। मतलब ढाल पर खेती करना, कृषि पद्धति ठीक नहीं है। मतलब कैसी कृषि पद्धति, मतलब ढाल पर खेती करना। ढाल पर यदि आप खेती करते हो तो भी क्या होगा, खेती करना तो भी क्या होगा बच्चों, तो भी यहाँ पर मृदा का कटाव होता है। तो भी क्या होता है बच्चों, मृदा का कटाव होता है। और लास्ट होगा भूमि का दुरुपयोग। एक क्या हो जाएगा, खराब कृषि पद्धति। एक क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा पॉइंट होगा खराब कृषि पद्धति। खराब कृषि पद्धति क्या हो जाएगा बच्चों, खराब कृषि पद्धति। और खराब कृषि पद्धति में हम लिखेंगे कि फसल चक्र ठीक से नहीं है। फसल चक्र क्या बोलेंगे हम लोग, फसल चक्र सही नहीं। फसल चक्र सही नहीं है। फसल चक्र का मतलब ये है कि बच्चों कि खेती किसान कर रहा है, लेकिन वो फसलों का जो चक्रण है कि आपने क्या बोया, आपने धान बोई, धान के बाद कौन सी खेती कर रहे हो, तो ये फसल चक्र सही नहीं है। और फसल चक्र सही से ना होने की वजह से एक कारण है कि मृदा का अपरदन कर रहे हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है बच्चों कि मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मृदा अपरदन कहलाती है। जिसमें मृदा अपरदन का मुख्य कारण होगा वनों का काटा जाना, दूसरा मुख्य कारण होगा अति पशुचारण। ये 2 मुख्य कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। मिट्टी का लगातार कटाव हो रहा है, और मिट्टी का कटाव का मतलब यह है कि जब मिट्टी का कटाव होगा तो वो ऊपरी मृदा बह जाती है, और ऊपरी मृदा बह जाएगी मतलब पोषक तत्व बह जाते हैं। अब वहां पर अनउपजाऊपन मृदा रह जाती है। तो वनों का कटाव, काटा जाना, अति पशुचारण मतलब छोटे छोटे पौधों को जड़ों सहित पशु खा जाते हैं। भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, कृषि पद्धति ठीक नहीं है। ढाल पर खेती लोग करते हैं, और ढाल पर खेती करते हैं तो वहां से पानी आएगा तो वो मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। एक है खराब कृषि पद्धति, फसल चक्र सही से नहीं है, और ये सारी चीजें सही से ना होने की वजह से क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन होता है। क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन होता है। क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आज की क्लास में आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप ध्यान से सुनना। एक पहला जो क्वेश्चन हमने करवाया है, पहला क्वेश्चन हमने बताया कि बांगर और खादर में अंतर बताओ। फिर दूसरा क्वेश्चन करवाया काली मृदा की विशेषताएं बताओ। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। और मृदा अपरदन किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपका प्रश्न करवा दिया। चलो बन जाएगा बच्चों, राजवीर बनेगा ये आपसे प्रश्न, ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब इसके 3-4 प्रश्न और रह गए हैं। ये अगली क्लास में आपके ये सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ये प्रश्न तैयार करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न जो होंगे वो लास्ट क्लास होगी पहले चैप्टर की, और पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। हमें केवल यहाँ पर 15-16 प्रश्न पढ़ने हैं, और 15-16 प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव तैयार करवाएंगे, वो कर लीजिए तैयार। ये पहला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।
मैडम